चंद्रगुप्त को शुरुआत से ही एक महान राजा के रूप में देखा जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के संबंध में बताया था, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त राजनीति की दुनिया में 326 ईसा पूर्व और 325 ईसा पूर्व के आसपास प्रकाश में आए। यह वह समय था जब चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मिलने उनके शिविर गए। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ग्रीक शास्त्रीय लेखकों ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त सिकंदर के शिविर में उनसे एक अनुरोध करने गए थे। चंद्रगुप्त ने सिकंदर से नंदों से युद्ध करके उनको पराजित करने का अनुरोध किया था, परंतु सिकंदर को इस बात से गुस्सा आ गया, जिस वजह से चंद्रगुप्त को वहां से भाग निकलना पड़ा। इसके बाद चंद्रगुप्त ने खुद से ही नंदवंश को हराने का उपाय निकाला। हम चंद्रगुप्त की विजय को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे यूनानियों से मुक्ति की लड़ाई, नंदों के खिलाफ राजनीतिक क्रांति, सेल्यूकस के साथ युद्ध और अन्य विजय। चंद्रगुप्त के लिए यूनानियों से उत्तर पश्चिमी भाग को मुक्त कराना आसान काम नहीं था। अलेक्जेंडर के यूनानी सत्रप मैसेडोनियन गैरिसन की मदद से हर जगह अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। हालांकि भारतीय विरोध प्रदर्शन उत्तर पश्चिम में काम कर रहा था, क्योंकि यह 323 ईसा पूर्व में ग्रीक सत्रप निकानोर और फिलोपोस की हत्या से स्पष्ट है। सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बीच संघर्ष ने यूनानियों की स्थिति को भारत में कमजोर बना दिया। चंद्रगुप्त ने इस स्थिति का पूर्ण रूप से फायदा उठाया। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंधियों को मैसेडोनियन के राज से मुक्त किया। उस वक्त सिंध सिकंदर के साम्राज्य का ही हिस्सा था। ताइहाडसिस की विभाजन संधि में 321 ईसा पूर्व में सिंध के यूनानी गवर्नर को उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया गया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर पद खाली भी पड़े थे। चंद्रगुप्त ने निचले सिंध को अपने ऑपरेशन का आधार बनाकर उसका इस्तेमाल किया और 321 ईसा पूर्व में पूरे सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की ओर देखा। पंजाब की स्थिति चंद्रगुप्त के लिए अनुकूल थी। उस समय तक तक्षशिला का अम्भी गुमनामी से गुजर रहा था। उसी दौरान यूनानी जनरल यूडेमस राजा पोरस की हत्या करके भारत से भाग गया था। अम्बी का पतन, राजा पोरस की हत्या और यूडेमस का भारत से भाग जाना, इन सभी कारणों ने चंद्रगुप्त का काम आसान कर दिया था। उन्होंने झेलम तक पूर्वी पंजाब को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने पश्चिम की ओर जाना शुरू किया, जहां तक सिंधु नदी थी, और झेलम और सिंधु के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मगध की ओर रुख किया और धनानंद को अपनी दूसरी बार किए हुए हमले से हराया। उस हमले के बाद धनानंद को नहीं मारा गया, बल्कि उसे राजधानी छोड़कर जाने की अनुमति दे दी। पंजाब, सिंध और मगध की अपनी विजय के द्वारा चंद्रगुप्त ने खुद को पूरे हिंद गंगा के मैदानों और उससे परे जहां तक कि हिंदू कुश का मालिक बना दिया। चंद्रगुप्त की विजय केवल भारत के प्राकृतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जनरलों में से एक अपने गुरु की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया का मालिक बन गया। सीरिया से अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करने के बाद वह 305 ईसा पूर्व में भारतीय भागों को फिर से जोड़ने के लिए आगे बढ़ा।
शास्त्रीय लेखक चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष का कोई विवरण नहीं देते हैं। वे बस चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संपन्न हुई संधि की शर्तों का उल्लेख करते हैं। इस एक युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बहुत बुरी तरह पराजित किया और उसने परोपनिषदई, अर्चोसिया और आर्या को उनकी अपनी राजधानी यानी काबुल, कंधार और हेरात के साथ सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि विजयी राजा चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह कर लिया था और चंद्रगुप्त ने इस अवसर पर सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। दोस्ती की निशानी के रूप में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के पास भेजा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहते हुए भारत के बारे में कई बातों का विवरण करते हुए अपनी प्रसिद्ध किताब इंडिका लिखी। चंद्रगुप्त ने फारस की सीमाओं तक, भारत की सीमाओं से परे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पश्चिमी और दक्षिणी भारत की विजय से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। यह तथ्य रुद्रदमन के गिरनार शिलालेख से साबित हुआ है। चंद्रगुप्त ने पड़ोसी प्रांत अवंती को भी प्राप्त कर लिया और उसकी राजधानी उज्जैन भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गई। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सोपारा में अशोकन रॉक की खोज महाराष्ट्र के एक हिस्से की विजय को संदर्भित करती है। इस प्रकार पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त ने महाराष्ट्र के सौराष्ट्र, अवंती और कोंकण पर विजय प्राप्त की। हर जगह चंद्रगुप्त अपना परचम लहरा देते थे। इसके पीछे एक बड़ा हाथ उनकी सेना का भी था। उनकी सेना समय के साथ साथ बढ़ती गई। मेगस्थनीज ने युद्ध कार्यालय को संदर्भित करते हुए बताया है कि उसमें 30 सदस्य शामिल थे। 30 सदस्यों को 5 सदस्यों के 6 बोर्डों में विभाजित किया गया था। पहला बोर्ड नौसेना का प्रभारी था, दूसरा बोर्ड परिवहन, कमिश्री और सेना सेवा का प्रभारी था, तीसरा बोर्ड पैदल सेना का प्रभारी था और चौथा बोर्ड घुड़सवार सेना के साथ निपटता था। पांचवा बोर्ड युद्ध रथों से संबंधित था और छठा बोर्ड हाथियों का प्रभारी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि पूरी सेना सेनापति के नियंत्रण में काम करती थी। सेनापति के साथ में अन्य रैंकों के सेना अधिकारी भी शामिल थे, जैसे प्रस्ता, मुखिया और नायक। साम्राज्य की सीमाओं के साथ साथ उसकी राजधानी की भी रक्षा करने के लिए विभिन्न किले थे। चंद्रगुप्त एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और अधिकार या मुकुट हासिल करने के रास्ते तलाशते थे। उनकी परिस्थितियां ऐसी होती थी कि उनके अंदर यह इच्छा पनपना लाजमी था। वह अपने कबीले के भाग्य को फिर से स्थापित करना चाहते थे और खुद को क्षत्रिय शासक के रूप में अपनी सही स्थिति में स्थापित करना चाहते थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।